एक गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में 2 बच्चे, उसकी पत्नी, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वो अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता और उन्हें बेचकर अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता। कहने को तो उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएंगी। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ सही कहा आपने, अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफ़ी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरती। परिणाम ये होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। बिरजू की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर बिरजू कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पहले पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? ये सुनकर बिरजू की पत्नी बिरजू को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं, हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। ये सुनकर बिरजू कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ या फिर खेत बेच दूँ। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में बिरजू और उसकी पत्नी दोनों मिलजुल कर बिरजू के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह बिरजू शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्च के लिए भिजवा दूँगा। आप मेरी और मेरी चिंता, बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, हम और सिर्फ बाद में कुछ दिनों के बाद मैं मायके भी रह आऊँगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। बिरजू के जाते वक्त बिरजू की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर बिरजू कहता है, ये पैसे कहाँ से आए? बिरजू की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। ये लीजिए, रखिए। बिरजू थैला उठाता है और इसी में उस पैसों को रख देता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वो थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। उसके बाद वो एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और वहीं पास बैठे 2 जेव कतले आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे चंगुल, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा। लगता है इनके पास काफ़ी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज हैं। चल अब तारीफ़ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा दूंगा और तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, वो सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं हो, 9-2-11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतला बिरजू के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अरे भाई, आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता नहीं, और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं है, मेरा नाम बिरजू है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताइए क्या हाल है? अरे क्या बताऊँ भैया, गाँव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम बता दो। इन दोनों की बातचीत हो रही थी, तभी चंगुल बिरजू का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतला कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई, चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं, शहर के पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में बिरजू की नज़र अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर थैला ना देखकर वो काफ़ी निराश हो जाता है और
कहने लगता है कि शहर के लोग तो बड़े ही निर्दयी हैं, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ेंगे। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसकी मदद करे और इतने में बिरजू के पीछे से एक दर्द भरी आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। बिरजू उस आवाज़ को सुनते ही पीछे मुड़ता है और देखता है वहाँ एक घायल व्यक्ति ज़मीन के नीचे पड़ा है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी सहारा नहीं दे रहा। बिरजू तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसे घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वो डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर साहब इन्हें देख लीजिए, ये बहुत घायल हुए हैं और दर्द के मारे कहार रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखते हैं और कहते हैं तुरंत इलाज शुरू करना होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे अकाउंट पर जमा करने होंगे। ये सुनकर बिरजू आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आज सुबह मैं शहर से आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं, ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे ये ज़मीन पर घायल पड़े दिखाई दिए, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर उस व्यक्ति को तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी बिरजू अपनी जेब से एक पर्स निकालता है और उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहते हैं, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का पर्स है, मैंने तो इन्हें खोला भी नहीं, देख लीजिए शायद इसमें से पैसे हों। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें से बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उसकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो तुरंत बिरजू से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इसे हॉस्पिटल लेकर आए हो, तुम जानते हो ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। डॉक्टर बिरजू को शाबाश देते हैं और कहते हैं कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, तुम कल सुबह आकर इन्हें मिल सकते हो, और वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है। बिरजू रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वो हॉस्पिटल वापस आ जाता है। बिरजू डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से बिरजू का परिचय कराते हुए कहता है, ये बिरजू जी हैं, इन्हीं ने ही आपकी जान बचाई है, घायल स्थिति में भी यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। ये सुनकर गिरधर जी घायल व्यक्ति कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, तुम हो कौन और क्या करते हो? तभी बिरजू कहता है, मैं गांव से शहर आया हूं एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला, मेरे ऊपर कर्जा है और मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूं। गिरधर जी ये सोचकर हैरान हो जाती हैं कि ये व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेके आया। वो कहते हैं ना, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसे अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा सा काम है। बिरजू शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में से वो दोनों गिरधर जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त बिरजू उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है ये व्यक्ति कितने अमीर होंगे। बिरजू अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी गिरधर जी नौकर से उनके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहता है। गिरधर जी कहती हैं, बिरजू तब तक तुम कुछ खा पी लो और तब तक मैं 15 मिनट में आता हूँ। बिरजू खा पी कर थोड़ा आराम करता है। तभी गिरधर जी आते हैं और कहते हैं, बिरजू शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पादन बनाए जाते हैं, खाने पीने का कोई झंझट नहीं है, वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। बिरजू कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे सब अच्छे से पता है, मैं इस काम को बड़े अच्छे से कर पाऊँगा। गिरधर जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ ला सकते हो। गिरधर जी
बिरजू को कुछ पैसे देते हैं जिनसे वो अपने कर्ज को चुका पाए। फिर बिरजू गांव जाता है और अपने कर्ज की पूरा कर्जा चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। गिरधर जी बिरजू के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं। बिरजू खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है। अब बिरजू पूरी तरह से आज़ादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।